व्हाट्सअप नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? और आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं बेटा अपनी क्लास नंबर 24 फ्रॉम द सीरीज ऑफ टीजीटी पनेशिया। तो भैया चलो भाई बात करते हैं। आज एक यूनिक टॉपिक उठाया है और यूनिक इसलिए उठाया है क्योंकि थोड़ा सा सब जगह से हर चीज़ ले लेते लेते चलेंगे तो हमारा टॉपिक खत्म हो पाएगा। सिलेबस तो नहीं खत्म हो पाएगा एक बार में इतनी जल्दी जल्दी, लेकिन फिर भी कम से कम हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको तो हम कवर कर लें, ठीक है ना। तो आज हमने जो चीज़ उठाई है, एक चैप्टर है छोटा सा वायरस, उससे एक पेज की बहुत ही बेहतरीन स्लाइड बनाई है। बस एक बार आप उसको ध्यान से सुन लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। इसकी पीपीटी हम आपको सेंड कर देंगे, बस सुनते चलना ध्यान से, ठीक है। फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस, देखो सबसे पहली बात, फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस इज टोबैको मोज़ैक वायरस। पहला जो वायरस जिसको खोजा गया था वो टोबैको मोज़ैक वायरस था। तो ये कैसा वायरस था, एनिमल वायरस या प्लांट वायरस? तो आपको बोलना है प्लांट वायरस। फिर आ जाते हैं एवनोवास्की के बारे में। एवनोवास्की भाई साहब ने इसको सेपरेट किया था फ्रॉम ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किससे? कैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म? एक इन्फेक्टेड प्लांट से, एक संक्रमित पौधे से इसको निकाला था। किससे? उसके फ्लूड से, उसके सैप से, एसेंटेड, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि एसेंट ऑफ सैप, सैप का ऊपर चढ़ना पौधों में, तो उसी सैप से निकाला था। कैसा पौधा था वो? इन्फेक्टेड प्लांट था, इन्फेक्शियस प्लांट था। किससे डिजीज्ड था वो? टोबैको मोज़ैक वायरस से डिजीज्ड था। तो किसने निकाला वायरस को? टोबैको मोज़ैक वायरस को एवनोवास्की ने एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में तब पहचाना जब इसको एक इन्फेक्शियस पौधे से निकाला जिसमें ये लगा हुआ था वायरस, टोबैको मोज़ैक वायरस। बिजनिंग कॉल्ड कंटेजियम वाइवम फ्लूडम। बिजनिंग ने कहा इसको कंटेजियम वाइवम फ्लूडम, मतलब एक लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूड है ये बिजनिंग ने कहा, लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूड। फिर आ जाओ भैया फ्रैंकलिन के पास। फ्रैंकलिन ने कहा हम खोजते हैं इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। तो भैया फ्रैंकलिन ने खोजा, फ्रैंकलिन डिस्कवर्ड द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टीएमवी, दैट इज टोबैको मोज़ैक वायरस। फ्रैंकलिन ने इस बैक्टीरिया का कौन सा चित्र, माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्मदर्शी द्वारा स्ट्रक्चर देखा। अब पढ़ते हैं भैया करेक्टर्स। तो भैया सब माइक्रोस्कोपिक जानते हैं, माइक्रोस्कोपिक वो होते हैं जो माइक्रोस्कोप से देखे जा सके। ये है सब माइक्रोस्कोपिक, उससे भी ज्यादा छोटे। तो आप कैसे देखोगे भैया? आप इसको देख सकते हो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। किससे देख सकते हो बेटा इसको? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। तो एक तो हो गया सब माइक्रोस्कोपिक, दूसरा हो गया नॉन सेल्यूलर। एक तो हो गया माइक्रोस्कोपिक, दूसरा सब माइक्रोस्कोपिक हो गया, दूसरा हो गया नॉन सेल्यूलर। अब आप कहोगे क्या कोशिका नहीं है? तो भैया उत्तर आता हाँ, नहीं है, ये कोशिका नहीं है। क्योंकि अगर ये कोशिका होती तो इसका क्रिस्टलाइजेशन किया नहीं जा सकता, जबकि वायरस का क्रिस्टलाइजेशन किया जा सकता है। अगर ये कोशिका होती तो ये मृत ना होती, जबकि जो वायरस होता है वो अगर होस्ट बॉडी के बाहर है तो वो मृत होता है। अब बात समझ में आई? इसीलिए वायरस को कभी सेल्यूलर की कैटेगरी में आप नहीं डाल सकते, ये ए सेल्यूलर या नॉन सेल्यूलर कहलाएगा। बात समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। स्मॉलर देन 200 मिली माइक्रोन, कितने से छोटा होता है? 200 मिली माइक्रोन से भी छोटा होता है। ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट। भैया देखो वायरस है तो अपना भोजन तो स्वयं बनाएगा नहीं, ये तो कन्फर्म है कि वो पैरासाइट ही होगा। और ऑब्लिगेट का मतलब ही यही होता है कि इसके पास पैरासाइट होने के अलावा और कोई काम ही नहीं है, वो पैरासाइट ही होगा। वो किसी न किसी से भोजन छीन के ही खाएगा, किसी की बॉडी में घुस के ही अपने होस्ट को ढूंढ कर ही अपनी लाइफ साइकिल को ही कंप्लीट कर पाता है। अब बात कर देते हैं कि इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या है, या तो डीएनए या आरएनए। बहुत सारे लोग भैया लोग जो है अपने वो लिख देते हैं डीएनए तथा आरएनए, और वहाँ ऑप्शन में मिल भी जाता है नंबर 1 पे डीएनए एंड आरएनए, आइदर डीएनए और आरएनए। ये बेस्ट ऑप्शन है, यही ऑप्शन आपको लगाना है। देखो या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों नहीं पाए जाएंगे और किसी में नहीं पाए जाएंगे, ये भी समझ लीजिए। वंस ए वायरस एंटर्स इनटू द होस्ट सेल, ध्यान दीजिएगा, जब ये होस्ट में अंदर चला जाता है, इट टेक्स कंट्रोल ऑफ होल बायोकेमिकल मशीनरी ऑफ होस्ट सेल, वो उस होस्ट की, उस पोषद की पूरी बायोकेमिकल मशीन को पेनिट्रेट कर जाता है और उसको कंट्रोल ओवर कर लेता है उस मशीनरी पर। और कोशिका, जो उस होस्ट की कोशिका होती, अपने विभाजन के साथ साथ उस वायरस का भी विभाजन कर देती है। इस प्रकार से धीरे धीरे वायरस का नंबर बढ़ने लगता है।
आई बात समझ में। और वायरस का भी काम पूरा, वो चाहता था कि विभाजन हो जाए, रेप्लिकेशन हो जाए, ट्रांसक्रिप्शन हो जाए, ट्रांसलेशन हो जाए, उसके बहुत सारे फॉर्म्स बन जाए, बहुत सारी और नंबर में आ जाए वो। और भैया फिर क्या होता है, जब अचानक से 2 से 2.5 लाख हो जाते हैं, तब अचानक से हमको बीमारी पता चलती कि भैया ये बीमारी थी। और यही कारण है कि वायरस से होने वाली बीमारियों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। भाई देखो, आपको बैक्टीरियल डिजीज थी तो हमने एंटीबैक्टीरिया दे दिया, आई बात समझ में। आपको बैक्टीरियल डिजीज थी, हमने एंटीबैक्टीरिया आपको दे दिया, आपका बैक्टीरिया मर गया, आप 3-4 दिन में सही हो गए। लेकिन वायरस तो पहले से मरा हुआ है, किसको मारोगे? आई बात समझ में। जो चीज पहले से मरी हुई है, जो पहले से डेड है, आप उसको मार नहीं सकते। अब मार नहीं सकते तो इसी वजह से वायरस से होने वाली बीमारियों की दवा नहीं बन पाती। ना जुकाम की सही दवा है कोई, ना एड्स की कोई दवा है। जुकाम भी वायरस से होता है, दैट इज इन्फ्लुएंजा वायरस। और एड्स किससे होता है? HIV, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। लिखा नहीं था अभी तक, अपने मन से बोल रहे थे सब जो याद है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा TMV के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आ जाते हैं नॉन लिविंग करेक्टर पढ़ते हैं कि वायरस में ऐसा क्या क्या होता है जिससे हम सिद्ध कर सकते हैं कि वायरस मृत है, वायरस नॉन लिविंग है। तो भैया अब्सेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म और एंजाइम। वायरस में ना तो प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य, जिसको कहा जाता था जीव द्रव्य जीवन का आधार है, याद करिए जब हम लोग पढ़ते थे कोशिका पढ़ते हैं, जिस जब साइटोलॉजी पढ़ेंगे तो ये सब चीजें पढ़ेंगे। जीव द्रव्य ही किसी कोशिका का आधार होता है, जीवन का आधार होता है, बेसिक होता है एकदम बिल्कुल। अब जब इसमें जीव द्रव्य नहीं है, प्रोटोप्लाज्म नहीं है, जिसमें एंजाइम नहीं है, तो वो तो डेड ही होगा ना, वो तो मृत ही होगा ना। ठीक है, रेस्पिरेशन भी नहीं कर रहा भैया, अब बताओ, सांस भी नहीं लेता। जब सांस नहीं लेता तो ये भी एक सबूत है कि ये डेड है। कैन बी क्रिस्टलाइज, इसको जमाया जा सकता है क्रिस्टल की तरह, केमिकल की तरह। जैसे आपने चीनी के क्रिस्टल देखे, मिश्री देखी है, इस तरह से इसको क्रिस्टलाइज भी किया जा सकता है। अब और बताइए क्या चाहिए, और क्या चाहिए। ये सब नॉन लिविंग करेक्टर है। दे डू नॉट ग्रो इन कल्चर्ड मीडियम। अगर आप सोचते हो कि इसको आर्टिफिशियली हम ग्रो करा लें, तो भैया जब तक ये होस्ट के अंदर नहीं होगा ये ग्रो नहीं करेगा, तो ये भी उसके मरे होने का करेक्टर है। अब आ जाते हैं लिविंग करेक्टर। बहुत अच्छी स्लाइड है, केवल 1 पेज की है, लेकिन पूरे वायरस को चीर फाड़ के रख दिया हमने इस स्लाइड में, कुछ नहीं छोड़ा। अब आप कहोगे सर वायरॉन नहीं पढ़ाया, विरियॉन नहीं पढ़ाया, वायराइड्स नहीं पढ़ाया, वो भी पढ़ा देंगे, वो कोई अलग चीज़ नहीं है यही। उसमें छोटी छोटी बातें हैं कि प्रोटीन ना हो, खोल नहीं हो, प्रोटीन हो, दुनिया भर की यही सब चीज़ें हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो वो भी कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, वो भी एक साथ में एक स्लाइड में खत्म कर देंगे एक साथ। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखते चलिएगा। अब हम बात करते हैं लिविंग करेक्टर की। दे कैन मल्टीप्लाई इनसाइड द हॉट सेल। अब भैया होस्ट सेल मिल गई, पोषद मिल गया, तो डिवीजन करने लगे। ये तो मतलब मजा, मतलब एक छोटी सी बात बताते हैं। कुछ लोग बहुत कंजूस टाइप के होते हैं, चालाक टाइप के, तो अगर आप उनको कुछ खिला पिला दो तो खा लेंगे, लेकिन आप कहोगे कि भाई खिला दो तो पीछे हट जाएंगे, या आपसे कभी खुद से नहीं पूछेंगे कि भाई चलो कुछ खिला दे पिला दे तुमको। ये बस वायरस उसी कैटेगरी में आता है। बाहर है तो मृत है, तुम्हारे लिए बेकार है। आई बात समझ में। बाहर पड़ा है तो तुमसे नहीं कभी कहेगा, जब तक उसकी खुद का कोई स्वार्थ नहीं होगा। ऐसे लोग होते हैं ना, मेरे साथ कई लोग ऐसे जुड़े हैं। ठीक है, तो भैया अब बताओ, जब यहां पर इसके नजरिए से देखें, वायरस के नजरिए से, तो जब तक आउटसाइड द बॉडी है, आउटसाइड द होस्ट सेल है, तो यूजलेस है, नॉन लिविंग है, मृत है, डेड है, क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में पड़ा हुआ है, कोई रेस्पिरेशन नहीं हो रहा, प्रोटोप्लाज्म नहीं है, एंजाइम नहीं है। और जैसे ही भाई साहब को होस्ट मिल गए तो गाना गाने लगे, हट जाता हूँ पाछे रे। आई बात समझ में। मतलब अब ये एक्टिव मोड में आ गया। अब इसने उस होस्ट की पूरी उपापचयी क्रियाओं पर कंट्रोल कर लिया, पूरी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर लिया, DNA रेप्लिकेशन, DNA ट्रांसक्रिप्शन सब में इंट्रोड्यूस करके अपने मेंबर बनवा लिए, अपना प्रजनन किया, और प्रजनन करके अपनी संख्या में वृद्धि करी। एक एंट्री किया था, 2.5 लाख बना दिए। जब 2.5 लाख बन जाएंगे तभी तो पता चलेगा बीमारी कौन सी थी। इसीलिए वायरस से होने वाली बीमारी एकदम पता चलती है, एक साथ पता चलती है, क्योंकि वायरस की एक आदत होती है, वायरस आपकी बॉडी में घुसने के 6-6, 7-7 महीने ऐसे ही पड़ा रहता है। जब उसको उसके हिसाब का इन्वायरमेंट मिलेगा, 35 डिग्री सेंटीग्रेड का बेहतरीन टेम्परेचर मिलेगा, एंजाइम मिल जाएंगे, तब वो आपके DNA में शामिल होकर अपने छोटे छोटे बउआ बनाता है, और वो बउआ आपकी ऐसी की तैसी कर देते हैं। अब बीमारी चाहे जो भी हो, ठीक है ना। आई बात समझ में। दे कंटेन न्यूक्लिक एसिड सो दैट कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग प्रोटीन। देखो भाई साहब,
मरे हैं पूरी तरह से, लेकिन अपना न्यूक्लिक एसिड है, और अपना न्यूक्लिक एसिड इसी से पूरा गेम प्लान कर देते हैं। होस्ट के सेल में जाके उसके डीएनए में अपना न्यूक्लिक एसिड डाल देते हैं। जब न्यूक्लिक एसिड डाल देंगे, होस्ट सेल समझ नहीं पाती, वो विभाजन करना शुरू रखती है। जब वो विभाजन करती, बच्चे बनते हैं वायरस के। अब वायरस के बच्चे बनेंगे तो वायरस का साथ देंगे ना, तो बस खेल खत्म, पैसा जम। बात समझ में आई कि नहीं? तो इस तरह से डीएनए का रेप्लिकेशन करके अपने बच्चों को बढ़ाता है, अपने मेंबर्स को बढ़ाता है, विभाजन कर करके, रिप्रोडक्शन करके। और जब 2.5 से 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख हो जाते हैं, तब पता चलती है अचानक से बीमारी कि भैया इनको ये बीमारी थी। शोज एंटीजेनिक प्रॉपर्टी, शोज म्यूटेशन। अब म्यूटेशन शो कर रहा है, सोचो तो म्यूटेशन आपकी कुर्सी शो करती है, आपकी मेज शो करती है, आपकी अटैची शो करती है, आपकी अलमारी शो करती है, क्योंकि नॉन लिविंग है। तो ये कौन कर सकता है? लिविंग शो कर सकता है। तो ये लिविंग कैरेक्टर्स थे भाई साहब, इससे ज़्यादा कोई नहीं समझा सकता। अब तो समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ी सी शेप की, कि शेप कैसे कैसे होते हैं। देखो स्फेरिकल, एचआईवी और इन्फ्लुएंजा जो होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं। एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये और एक इन्फ्लुएंजा जिसको जुकाम के लिए कह सकते हो आप, जिम्मेदार होता है, ये दोनों स्फेरिकल होते हैं। टीएमवी कैसा होता है? रॉड शेप्ड होता है। टोबैको मोज़ेक वायरस कैसा होता है? रॉड शेप्ड होता है। लार्जेस्ट एनिमल वायरस क्या है? पॉक्स वायरस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि ये पूरी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीडियोस एक एक वीडियोस अति 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 महत्वपूर्ण की श्रेणी में आते हैं। हमारे सभी पाठक, हमारे सभी बच्चे, उनको इन वीडियोस को 10-10, 20-20 बार देखिए, कोई मनाही नहीं, आराम से देखिए, धैर्य से देखिए। स्लाइड आपके पास सारी उपलब्ध हैं, फोटो कॉपीज कराते जाइएगा। हम आपको पीडीएफ इसीलिए प्रोवाइड कराते जा रहे हैं, बस इसके नोट्स बनाते चलिएगा। नोट्स बनाने का मतलब जो भी आप अपनी तरफ से मेहनत मत करिए, इन्हीं नोट्स को बस पढ़ते रहिए और इसको बंच बना लीजिए और क्वेश्चंस जम के लगाइए। रमेश गुप्ता, एमपी कौशिक के पीछे वाले क्वेश्चन लगा डालिए। जब और टाइम मिले तो कुमार मलिक और आर के पिल्लई के पीछे के क्वेश्चन लगा डालिए। फिर उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा, तब तक एग्जाम आ जाएगा अपना। और कॉन्सेप्ट भी पढ़ते चलिए, वीडियोस भी देखते चलिए बार बार। जहाँ कन्फ्यूजन होता है, वीडियोस को रोक रोक के पॉज कर करके सुनिए कि क्या बोल रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में? चलो वापस आते हैं। तो लार्जेस्ट जो वायरस है भैया वो पॉक्स वायरस होता है, इसको बोलते हैं वेरियोला जोस्टर। अब ये भैया जो 4 हमने निकाले ना, ये सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, वो वाले निकाले हमने। तो भैया इन्फ्लुएंजा में हो गया सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एड्स में हो गया सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, पोलियोमिलाइटिस से हो गया सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, रियो वायरस हो गया डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। नॉर्मली आरएनए कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड। डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड। लेकिन वायरस में क्या होता है? कभी कभार आपको मिल जाएगा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, कभी आपको मिल जाएगा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। आई बात समझ में? तो भैया ये याद रखोगे कि नहीं याद रखोगे? एक इन्फ्लुएंजा वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड, टू पहले हटा दें, करवा चौथ हो गया पूरा। इन्फ्लुएंजा हो गया सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एड्स हो गया सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, पोलियोमाइलाइटिस हो गया सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, रियो वायरस हो गया डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो हमने विषाणु के अच्छे अच्छे क्वेश्चन जहां से फंसते थे उस सेक्टर को कंप्लीट कर लिया। वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हर वीडियो पर एक कमेंट इस बात का ज़रूर दिया करिए कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आप फंस जाते हैं, जो आपको नहीं आते हैं। बस धैर्य बनाए रखिएगा, घबराइएगा नहीं, चीज़ों को तैयार करते चलिएगा, अपनी तरफ से मेहनत में कोई कसर मत छोड़िएगा। क्योंकि रीज़न ये है कि इस बार तो कोर्ट ने हमारा साथ दे दिया कि बायोलॉजी का एग्ज़ाम करवा दिया, आगे भगवान भरोसे सिस्टम है पूरा। इसलिए इसको अंतिम प्रयास मानते हुए इसी प्रयास में सफलता की पूरी उम्मीद बनाए रखें। आप निश्चित रूप से सफल होंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।